नमस्कार मित्रों। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पूरे देश के जाने माने और बहुत ही विद्वान, बहुत ही अनुभवी, विशेष करके ज्योतिष के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां अनगिनत हैं। मित्रों, इनका नाम है श्री मनोज भंडारी जी। ये हमारे गुरुजी हैं और सभी लोग ने प्यार से गुरुजी कह करके पुकारते हैं। गुरुजी, आपने बहुत समय से आप इस विद्या को पढ़ा रहे हैं, जनमानस में बांट रहे हैं और मैं जहाँ तक जानता हूँ आपने काफ़ी लोगों को आपने ज्योतिष जैसा विषय, कठिन विषय को भी आसान बना करके सिखा दिया। आज मैं आपसे थोड़ा सा गूढ़ प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज हमें अवसर मिला है बहुत ही गुणी और विद्वान व्यक्ति से के पास सानिध्य प्राप्त करने का। तो मैं चाहूँगा कि गुरुजी आप हमें नवमांशा के विषय में कुछ बताएं, क्योंकि नवमांश की जब भी बातचीत आती है तो केवल मात्र ये कह के छोड़ दिया जाता है कि इससे केवल पत्नी का सुख देखा जाता है या ग्रहों की स्ट्रेंथ देखी जाती है। आखिर आप अपने शब्दों में बताएं, आपका अनुभव क्या कहता है, क्या नवमांशा को किस प्रकार से देखा जाए? नमस्कार सुनील जी, नमस्कार मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस बारे में बोल सकूं। मुझे सबसे पहले तो मुझे अपने जो विशिष्ट गुरु हैं, जो कि ज्योतिष के प्रदाता और ज्योतिष जिनके द्वारा ही प्रारंभ किया गया है, श्री पाराशर ऋषि जी, उनकी मैं वंदना करता हूँ। सबसे बहुत बड़े आश्चर्य की बात सबके लिए मैं एक बताना चाहता हूँ कि इसकी डेटिंग बैक जब हम ज्योतिष की करते हैं तो ये वेद काल से आया है। और जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र है ऋषि पाराशर का, वो काफ़ी पुराना है, जिसकी डेटिंग अबाउट 5000 ईयर्स कही जाती है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये है कि हमारे ऋषि किसी भी बात के लिए इस कदर दिव्य दृष्टा रहे हैं कि उन्होंने किसी बात को स्थूल काय रूप में नहीं बोला। एक स्थूल रूप में कोई बात बोली जाती है और एक बहुत सूक्ष्म तरीके से बोली जाती है। उन्होंने एक आम आदमी के लिए, आम ज्योतिष के विद्यार्थी के लिए, उन्होंने स्थूल तरीके से चीज़ों को निकालने का जन्म पत्री और जन्म कुंडली या नेटल चार्ट के द्वारा उन्होंने उसको विस्तार पूर्वक समझाया है। तो वो इस बात से भी पूरी तरह से अनभिज्ञ नहीं थे कि इसका कुछ सूक्ष्म भी एक तरीका हो सकता है जिससे कि हम और डिटेलिंग कर सकें या उसको और बृहत्ता के साथ में हम जान सकें जी। जैसे कहने का मतलब ये है सुनील जी कि आपके प्रश्न के जवाब में अगर मोटे मोटे तौर पे, जैसे ज्योतिष के जो विद्यार्थी नहीं हैं उस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि एक ये बड़ी स्थूल बात है कि कोई व्यक्ति एक पैसेंजर है बस का, ये बड़ी स्थूल बात है। लेकिन सूक्ष्म बात ये है कि वो कहाँ बैठा है, वो टायरों के ऊपर बैठा है या वो ड्राइवर है या वो कंडक्टर है, कंफर्टेबल सीट पे बैठा है, वो 57 नंबर सीट पे बैठा है। ये एक सूक्ष्म बात है और इसी को हम ग्रेडेड एस्ट्रोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। ग्रेडेड एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है कि सिर्फ ये कह देना हमारे ऋषियों के लिए काफ़ी नहीं था कि किसी व्यक्ति को वाहन सुख है। उस समय पे कितने घोड़ों का रथ होता है, ये व्यक्ति की समृद्धता का एक चिन्ह होता था। तो ये भी, इसके भी जो उन्होंने ग्रेड्स बनाए हैं, उसके लिए उन्होंने जो जितनी विभिन्न सोडस वर्ग कुंडलियाँ बनाई हैं और जिनके द्वारा आप इस सूक्ष्मता तक पहुंच पाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि नवमांशा एक बहुत महत्वपूर्ण उसमें से है जी। साथ में जैसे बच्चों के लिए हम सप्तांशा देखते हैं, अपने माता पिता के द्वारा किस तरह का हमें पालन पोषण मिलता है या उनसे हमारे कैसे संबंध रहते हैं या उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है जी। उसके लिए द्वादशांशा है। पत्नी के बारे में जानने के लिए, स्पाउस के बारे में जानने के लिए, पति के बारे में जानने के लिए नवमांशा है। तो गुरुजी ये बताइए, नवमांशा में बड़ी समस्या रहती है कि हम पत्नी को किस भाव से देखें आखिर,
कौन सा हाउस ऐसा है जहाँ से ये पता लगाया जा सकता है कि भावी जीवन साथी है हमारा, वो कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, वो कैसे हम कौन सी टेक्निक से पता लगाएं, कैसे पता लगाएं? पहले तो ज्योतिष के जो गूढ़ विषय को जानना चाहते हैं, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवमांशा हम 4 कारणों से देखते हैं। नवमांशा, जैसे सुनील जी ने जो बात पूछी है, वो एक कारण, बहुत विशेष कारण है कि हम स्पाउस के लिए या हम पति अथवा पत्नी के बारे में जानने के लिए नवमांशा को देखते हैं। ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण जो है वो ग्रह और जो हमारे भाव हैं, जो नेटल चार्ट के अंदर, यानी कि जन्मपत्री के अंदर जो हमारे भाव हैं 12, और भावों के जो अधिपति हैं या लॉर्ड्स हैं जो कि 9 हैं, जिसमें से राहु और केतु को जैमिनी ऋषि के द्वारा राहु को एक्वेरियस या कुंभ राशि दी गई है और केतु को वृश्चिक राशि दी गई है। मंगल को भी वृश्चिक राशि है और शनि की कुंभ राशि है। उसकी जो बैटिंग होती है, यानी कि उसका जो बलोबल है, वो कितना सक्षम है अच्छे गुण दिखाने के लिए, तो ये भी नवमांशा को इसका ये भी नवमांशा से ही देखा जाएगा। स्ट्रेंथ ग्रहों की, यानी कि ग्रहों की स्ट्रेंथ, भावों की और बलों की दोनों की देखेंगे हम। ग्रहों की भी बल आप उसमें देखेंगे और उसमें साथ में आप भाव का बल भी देखेंगे। जी जी। एक बात मैं आपसे इस बारे में कहना चाहूँगा, सुनील जी स्वयं आप शिक्षक हैं इसके ज्योतिष के, तो आपको जैसे मालूम है और आप स्वयं काफ़ी विद्वान हैं सब इस विषय के। देखिए, जो भी भाव जो है बली है जी, वही भाव आपके लिए अच्छे परिणाम लेके आता है। जो भी ग्रह आपका बली है वही आपके लिए अच्छे परिणाम लेके जाता है। जैसे मित्रों, अगर किसी के आपका अगर पुत्र, अगर आपकी संतान अगर बली है, बली का मतलब है वो IAS में निकल जाए, या वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाए, या वो रिच मैन हो, या विद्वान हो, तो चूंकि बली है तो वो आपके पूरे जीवन के अंदर अच्छे परिवर्तन लेके आएगा। जी जी। उसी सिनर्जी पे काम करते हैं ग्रह और भाव के बल। तो एक तो जो दूसरा कारण है नवमांशा को देखने का, वो भाव बल और ग्रह बल की जी स्ट्रेंथ को देखने का है, उसे के बलाबल को देखने का है। जी जी। तीसरा जो हमारा नवमांशा को देखने का जो कारण होता है जी, वो ये होता है कि भाव की इसमें कनेक्टिविटी देखी जाती है। जी। भाव की कनेक्टिविटी से मेरा मतलब ये है कि नवमांशा में जो भाव राइज कर रहा होता है जी, वो भाव कुंडली के जन्मपत्री के किस भाव का राइज वहाँ पे हो रहा है। जी, जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल है जी, कि अगर आप जैसे आप सुनील जी कर्क लगन के हैं जी, और अगर आपका नवमांशा किस लगन का है, मकर लगन का, आपका नवमांशा मकर लगन का है, तो कर्क लगन के लिए मकर लगन जो है वो सप्तम भाव में पड़ता है। जी जी। तो आपका जो नवमांशा के अंदर जो भाव राइज कर रहा है वो आपका 7th हाउस राइज कर रहा है। जी जी जी। तो उसका मतलब है आपको पत्नी से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपको जी। बहुत सुशील, नेक और अच्छे चरित्रवान और अच्छे खुशमिजाज आपको पत्नी का सहयोग प्राप्त होगा, पत्नी की लंबी आयु का सहयोग प्राप्त होगा। और चूंकि हम पार्टनरशिप वहाँ से देखते हैं जी, तो आपको जीवन पर्यंत आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म अच्छी पार्टनरशिप मिलेंगी जो कि आपको प्रॉफिटेबल या लाभान्वित करेगी। जी जी। इसी प्रकार से चूंकि वहाँ से पद प्राप्ति देखते हैं, जी, ये जीवन के किसी न किसी मुकाम पे आपको एक अच्छी पद प्राप्ति के रूप में आपको प्रसन्नता और उल्लास की स्थितियों में लेके आएगा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। और चौथी बात मैं आपको बताना चाहूँगा जी, थैंक यू जी। सो मच। नहीं, मैं तो प्रेडिक्शन की बात कर रहा था जी, मैं जी, आपको जी। बता रहा था कि सिर्फ एक दृष्टिकोण की आपको बात बता रहा था। जी जी जी। चौथी जो चीज होती है नवमांशा जो है वो विवाह के बाद, स्पेशली 35 इयर्स के बाद। जी। वैसे तो ऋषि पाराशर के अनुसार आपका जीवन जितना लंबा है जी। उसके मध्य में जब आप पहुंचते हैं तो उसके बाद नवमांशा इतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि आपका जन्म जैसे चक्र है, D1 चार्ट। जैसे D1 चार्ट है। जी। तो ये 4 तरीके से नवमांशा। गुरुजी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैं कई लोग कहते हैं कि नवमांशा 30 वर्ष के बाद एक्टिवेट होता है, कुछ सुना है कि 32 के बाद एक्टिवेट होता है, कुछ अभी जैसा आपने कहा 35 के बाद एक्टिवेट होता है। एग्जैक्टली हम क्या माने, कोई ऐसी है टेक्निक जिससे हम कहें कि ये 32वें में होता है या 30 में होता है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है सुनील जी की नवमांशा जो कि पति अथवा पत्नी के लिए देखा जाता है, तो नवमांशा एक्टिव हो जाता है जैसे ही विवाह होता है। अरे वाह, जैसे ही बहुत आपका, बढ़िया। इसका एक सिंपल सा तरीका है, जी। क्योंकि ऋषि ने जिस बात को जिस चीज के लिए बनाया है
हमें जी। उस चीज को अपने निगाहों के अंदर रखना है। जैसे उन्होंने उसको उन्होंने ये ऐसा सोडसबर्ग कुंडलियों में एक ऐसा वर्क कुंडली बनाई है जिससे आपके पति अथवा पत्नी के बारे में पता चलता है। जीवन तो जैसे ही आपका विवाह हो जाएगा जी। तो आपका नवमांशा एक्टिव हो जाएगा। जी। दूसरा क्या है कि ये नवमांशा आपके ऊपर शनि शनि एक्टिव होता जाता है। यानी कहने का मतलब है विवाह अगर आपका 21 साल की उम्र में हो जाता है तो नवमांशा आपके ऊपर एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये प्रबलतम D1 को रिप्लेस करने की स्थितियों में आने में जी। इसे 30-35 साल लग जाते हैं, क्योंकि नवमांशा से आपकी मैच्योरिटी भी देखी जाती है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बताई। तो गुरुजी मैं एक चीज़ और जानना आपका जो चाहूँगा। प्रश्न था मैं भूल जी गया। जी जी। मैं तो apology। नवमांशा में जो है पत्नी को फर्स्ट हाउस से देखा जाए या 7th हाउस से देखा जाए, और ये फर्स्ट हाउस का और 7th हाउस का नवमांशा में आखिर रोल क्या है? बहुत अच्छी बात। देखिए नवमांशा चूँकि हम अपने पति अथवा पत्नी के लिए देखते हैं, तो नवमांशा का जो लगन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो उस जातक से मिलने वाले हर तरह के रिवॉर्ड्स के लिए लगन का भाव है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि किसी को पति बहुत अच्छा कमाने वाला मिलता है, किसी को पति बहुत एंटरप्राइजिंग मिलता है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के साथ मिलता है, किसी को पति जो है वो बहुत विद्वान मिलता है, किसी को पति बहुत एनर्जेटिक मिलता है, स्टेमिना वाला मिलता है, जीवन के अंदर कुछ कर गुजरने के लिए वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला मिलता है, किसी को बहुत स्लगिश मिलता है, किसी को ऐसा पति मिलता है जो कि जीवन के अंदर पूरी तरह से लेड बैक एटीट्यूड रखता है। यानी कि वो जीवन में इस बात की वो परवाह नहीं करता कि उसे जीवन में जितना मिल रहा है उतने में संतुष्टि रखता है। तो चूंकि प्रथम भाव जो है भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं, या भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, जी। तो इसका जो लगन है वो बड़ा महत्वपूर्ण लगन है। जी जी। अगर इसके लगन से आपको अपने और अपनी पत्नी के विषय में इक्वेशंस का पता चलता है। यानी दोनों का रिलेशन कैसा रहेगा, दोनों का रिलेशन कैसा रहेगा, है। एक तो आप लोगों का रिलेशन कैसा रहेगा, जी जी। दूसरा जो आपको अपने पति अथवा पत्नी से धन की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, जी जी। आपको मैरिटल ब्लिस होगी कि नहीं होगी, जी जी। आपको वहां से उनसे अच्छे परिणाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जी। आपको एक नवमांशा के लगन से आपको पता चलेगा कि पति अथवा पत्नी का जी जो स्वास्थ्य है वो कैसा होगा। अच्छा। लेकिन जो सप्तम भाव है नवमांशा का, जी। वो पूर्ण रूप से आप समझ लीजिए कि उस पति अथवा पत्नी का लगन की तरह से उसको ट्रीट किया जाएगा। जी। जैसे कहने का मतलब है सुनील जी, जैसे आप मकर लगन आपका राइज करता है तो मकर में आपके सप्तम भाव में कर्क राशि होगी। जी जी। तो आपकी पत्नी के अंदर कर्क राशि के बहुत से गुण विद्यमान होंगे। जैसे उनको काफी, जैसे कर्क राशि वाले थोड़े एनवियस होते हैं, तो साथ में बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, कभी हमेशा जो है काम में लगे रहते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, वाटर साइन है, वाटर साइन है, भावुक होते हैं, सेंसिटिव बहुत होते हैं, वो जीवन में दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं, उसके लिए वो कोई प्राइस नहीं चाहते, वो थोड़ा एक्सपेंशन चाहते हैं, वो जीवन में जिस स्तर में भी वो जीते हैं उस स्तर से ऊपर उठना चाहते हैं, रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं, वो एक रिकॉग्निशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके कामों के द्वारा उनको जाना जाए, उनको प्रशंसा मिले। तो इस वजह से आपकी पत्नी के अंदर उन गुणों का काफी समन्वय होना चाहिए। काफी नहीं, बहुत बिल्कुल बहुत एग्जैक्ट कहा और 100% ये बात ठीक है। मैं तो जानता हूँ। तो गुरुजी आपने बहुत अच्छी एक टेक्निक ये आपने दर्शकों को बताई कि जो नवमांशा का जो सप्तम भाव है उसे बिल्कुल पत्नी के लगन के समान ट्रीट आप कर सकते हैं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि पत्नी का गुण, स्वभाव, प्रकृति, रंग, रूप किस प्रकार से होगा या उसका नेचर क्या है, किस प्रकार से है, तो सप्तम भाव में बैठने वाले ग्रह और सप्तमेश या जिस अन्य ग्रह उसको देखते हैं, उसी प्रकार से पत्नी के स्वभाव, जैसे आप देखिए कर्क लगन वालों का ना थोड़ा चौड़ा माथा होता है। जी जी। हमारी सोनिया गांधी जी कर्क लगन की हैं, इंदिरा गांधी जी कर्क लगन की रही हैं, जी जी जी, संजय गांधी जी कर्क लगन के रहे हैं, जी जी, श्री जवाहरलाल नेहरू जी कर्क लगन के, वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं, शीला दीक्षित जी हैं, एपीजे कलाम जी,
डॉक्टर एपीजे कलाम जो है कर्क लगन के रहे हैं, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, ये सब ब्रॉड फोरहेड होते हैं। जी। साथ में उनका जो चेहरा होता है गोलाई लिए हुए होता है। जी। उनके जो टेम्पल का पोर्शन है उठा हुआ होता है। जी। उनके नीचे जो है डबल चिन होती है जी। और छोटे हाइट के होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती, लेकिन बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। जब भी वो बात करते हैं तो वो उसके अंदर उनका जो मंतव्य होता है वो दूसरे का फायदा देखना होता है। हमेशा चाहते हैं कि उनसे जुड़ा हुआ हर आदमी जीवन के अंदर कुछ उन्नति करे, या कुछ हद तक पेट्रियटिज्म भी इनमें, पेट्रियटिज्म की भी भावना होती है, या देशभक्ति की भावना। जी बिल्कुल। तो गुरुजी, क्या आप ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला नौमान शाह के ऊपर। क्या क्योंकि आप पिछले 15-20 साल हो गए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और दूर दूर से लोग आपके पास आते हैं, ज्योतिष को करवाने के लिए कंसल्टेंसी भी लेते हैं आपसे। बहुत ज़बरदस्त आपकी प्रैक्टिस है, मैं उस चीज़ को समझता हूँ। तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ आपने नया अनुभव किया है नौमान शाह में, जो कि बुक्स में अक्सर नहीं लिखा जाता, क्योंकि ज्योतिष की किताबों में कई बार इंट्रोडक्शन दे करके ही जोड़ दिया जाता है, पर ये नहीं समझाया जाता कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाए, या कोई खास ऐसा सूत्र जो आप दर्शकों को बताना चाहें जो विशेष रूप से नौमान शाह से निकल करके आता हो और अक्सर पुस्तकों में ना दिया गया। देखिए, नौमान शाह में मैंने जैसे देखा कि नौमान शाह कनेक्टिविटी का, भाव कनेक्टिविटी का भी चार्ट है। भाव कनेक्टिविटी का मतलब होता है, जैसे नौमान शाह में हमारा आपका जैसे धन भाव है, आप कह रहे हैं आपका मकर का नौमान शाह राइज होता है जी। तो आपका जो धन भाव है, चूंकि आप कर्क लगन के हैं तो धन भाव आपका सिंह है। जी। तो सिंह उसमें आपके द्वितीय भाव में आ जाता है। जी बिल्कुल। सिंह उसमें आपके अष्टम भाव में आ जाता है। हाँ जी। तो अष्टम भाव में अगर सिंह जो धन का भाव अगर आपका आ जाएगा जी, तो ये आपके धन को जी एक तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च कराएगा जी, क्योंकि अष्टम भाव ना कुंडली का या सडन लॉस सडन गेन, कभी बहुत ज्यादा कमा लिया, कभी बहुत सडन लॉस सडन गेन, या फिर कैपिटल गेन। जी जी कैपिटल गेन। जी। आप जहाँ पे भी कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से डंप हो जाएगी जी 6 से 7 वर्षों के लिए जी। उसके बाद वो अष्टम भाव जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का भाव माना जाता है। जी जी, अचानक से वो बिल्कुल स्काई टच करने वाला। जी जी, कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेके जयपुर में कहीं डाल दी और प्रॉपर्टी की आप कीमत समझते हैं कि 20 लाख की होगी, लेकिन जिस समय तक आप बेच पाएंगे उस प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी कपल ऑफ करोड़ क्रॉस कर जाएगी क्योंकि अष्टम भाव जो है एक लॉटरी का भी भाव। कहने का मतलब है इन्वेस्टमेंट की जाए तो लॉन्ग टर्म दिमाग में रख करके की जाए, अन्यथा समस्या हो सकती है। दूसरा क्या होता है, अष्टम भाव हमेशा ये जो है आप कितना भी मितव्ययी हो जाएं, कितनी भी आप माइजरलीनेस रखे, अष्टम भाव आपके हाथ को हमेशा खुला रखेगा या लॉसेस कुछ ना कुछ रहेंगे, या जो काम 100 रुपए में होगा वो आपका 125 में होगा। जी जी, क्योंकि अष्टम भाव जो है कुंडली का लोएस्ट पॉइंट है। जी 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 जी। तो इसी प्रकार से आपका जैसे थर्ड हाउस है, जी जी जी, भाव की कनेक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपका थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस से हम छोटे भाई बहनों को देखते हैं, इसी प्रकार से आपका करेज का लेवल देखते हैं, ग्रेचन का लेवल देखते हैं जी। वो आपका चला जाता है भाग्य में, धर्म में। तो वो इसका मतलब है कि भाग्य, धर्म, इन सब की उन्नति करते हुए आपको एक करेज मिलना चाहिए, उसके प्रति आपका जो है लगन मिलनी चाहिए आपको। जी जी जी। जैसे गुरुजी कई लोग जो है नौमान शाह को स्पिरिचुअल चार्ट्स के रूप में भी देखते हैं, और जैमिनी में तो विशेष करके इष्ट देवता निकालना, धर्म देवता निकालना, पालन देवता निकालना, ये सब चीज़ें में नौमान शाह का बहुत अधिक उपयोग है। पर अगर हम जैमिनी को अगर 1 मिनट के लिए भूल जाएं और केवल प्राचीरी पद्धति से देखा जाए तो क्या उसमें क्या कनेक्शन बनता है स्पिरिचुअलिज्म का, और वो किस प्रकार से बनता है? पहली बात तो देखिए, सबसे पहली बात जैसे आपने जैमिनी का थोड़ा सा जिक्र किया है, जैमिनी के अंदर स्थिर कारक होते हैं, उसमें स्थिर कारक में ज्ञाति कारक होता है या ज्ञाति कारक होता है, जो हमारे पूर्व जन्म का स्पिरिचुअल हमारा एक बोझ है। बोझ है का मतलब है जैसे पास्ट लाइफ के कर्मास की बात कर रहे हैं आप, जैसे ज्ञाति कारक या ज्ञाति कारक या नति कारक, जैसे जीके बोलते हैं। हाँ जी जी। जैसे जीके अगर किसी का जैसे शुक्र है जी जी, तो इसका मतलब उसने माता के मंदिर में या कृष्ण के मंदिर में उसने कोई वायलेशन किया है जी, उसने शुक्र से संबंधित कोई गलत काम किया है, स्त्रियों को सताया है, किसी स्त्री को तंग किया है, तो वो जो शुक्र है वो नौमान शाह के अंदर में अगर वो किसी शुभ भाव में बैठ जाएगा तो ज्ञाति कारक के रूप में
उस शुभ भाव की सभी शुभताओं को हर लेगा। तो चूंकि आपने जर्मनी का जिक्र किया, जिसे कॉम्पोजिट टेक्निक्स में हम यूज करते हैं। अच्छा। कॉम्पोजिट टेक्निक्स का मतलब होता है, कॉम्पोजिट टेक्निक्स का मतलब होता है जब हम दो साइंसेस को, ये वैसे जर्मनी जो ज्योतिष है जर्मनी ऋषि के द्वारा है जी जी, और जर्मनी सूत्रम के द्वारा निकाली गई है जी। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कॉम्पोजिट टेक्निक्स भी आज की मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में ग्रेडेड एस्ट्रोलॉजी के लिए, ग्रेड्स निकालने के लिए, कि किसी आदमी को मारुति 800 मिलेगी, किसी को आल्टो मिलेगी, किसी को ऑडी मिलेगी, ऑडी मिलेगी, किसी को एसयूवीज मिलेंगी, या किसी को जो है पोर्शे मिलेगी, या किसी को लुम्बर्गिनी मिलेगी। तो अगर आप ग्रेड्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए कॉम्पोजिट टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वो कॉम्पोजिट टेक्निक्स हम दो विषयों को आपस में मिला के हम करते हैं। अब आपने जो प्रश्न पूछा था, मैं उसके जवाब में देना चाहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी की जहाँ तक बात है, देखिए इसमें हमारा जो पंचम जो भाव होता है वो पूर्व पुण्य का भाव होता है, और जो आगामी पुण्य है वो हमारे देखे जाते हैं नवम भाव से, और प्रारब्ध जो हमारा देखा जाता है वो अष्टम भाव से, क्योंकि प्रारब्ध का मतलब होता है नेट बैलेंस ऑफ पुण्य, जो कि आपने इस जीवन में आपने भोगना है। इन तीनों के जो लॉर्ड्स हैं उनकी प्लेसमेंट नवमांशा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप उसमें सपोजिंग पंचम है, जैसे पंचम का लॉर्ड नवमांशा में कहाँ बैठा है, जैसे आप हैं कर्क लगन के हैं तो आपको पंचम का लॉर्ड हो गया। अब आप बताइए नवमांशा में कहाँ बैठा हुआ है? वो सप्तम भाव में बैठा है। बहुत अच्छा है। तो ऐसा है, चूंकि वो पूर्व पुण्य के भाव का स्वामी है और सप्तम में बैठा है, तो वो आपको कुछ इस तरह की पद प्राप्ति देगा जो पद प्राप्ति उन पूर्व पुण्यों की वजह से आएगी, तो आपके लिए बड़ी सडनली आएगी अचानक, उसमें कोई एफर्ट्स नहीं होंगे जी, या किसी पार्टनर के द्वारा वो आपको उठाया जाएगा जी, और उसमें उस ग्रह का एक बहुत बड़ा हाथ होगा जी जी जी। तो एक पूर्व पुण्य, फिर आगामी जो पुण्य होते हैं जो हमारे पूर्व अगले जन्म में काम आते हैं, वो नवम भाव से, आपके धर्म भाव से, भाग्य भाव से, इनसे देखे जाते हैं। तो जो नवमेश है उस नवमेश की स्थिति को भी देखा जाता है नवमांशा के अंदर। उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि वहाँ का पंचम भाव, वहाँ का नवम भाव, वो आपके 31-32 ईयर्स के बाद में वो इफेक्टिवली वर्क करने लगते हैं। तो आपके प्रकृति में जो परिवर्तन आता है कि आपने कई बार देखा, लोगों से सुना कि वो अथीस्ट थे, यानी कि वो धर्म में विश्वास नहीं करते थे, या कोई बहुत फेनेटिक था या धर्मांध था, लेकिन नवमांशा के अंदर में उसके अंदर सॉफ्टनेस आ गई। जी जी, जैसे तो उम्र बढ़ी वैसे वो उतना धर्मांध नहीं रहा, या उसी प्रकार से वो अथीस्ट नहीं रहा, या वो पूजा पाठ का विरोधी नहीं रहा, पूजा पाठ करने लगा। तो इस तरह के जो परिवर्तन है वो भी आप नवमांशा को एज ए सेपरेट चार्ट की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया गुरुजी, आज आपने बहुत अच्छी दर्शकों को जानकारी दी, एक अच्छा डिस्कशन रहा नवमांशा पर, और मुझे उम्मीद है आप इसी तरह से आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे और दर्शकों को भी बताएंगे। मैं आपको मैं आपसे अभी आपके ना एक प्रश्न आपका रह गया था जी जी, जी, उस प्रश्न का जवाब मैं नेक्स्ट अपनी इसी सीरीज में दूंगा। जो आपने पूछा था कि मेरा अपना अनुभव क्या है, मेरा इनोवेटिव अनुभव इसमें क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा अगले इसमें कि नवमांशा के अंदर में पति पत्नी के बारे में एक्चुअल में क्या सोचता है। जिंदगी के अंदर याद रखिए बड़ी मास्किंग होती है। मास्किंग का मतलब है हर आदमी एक मुखौटा लगा के चलता है। आप अपनी पत्नी के बारे में एक्चुअल में क्या फील करते हैं वो डिफरेंट हो सकता है, और वो पब्लिक के सामने आप किस तरह का उनके साथ बिहेव करते हैं वो डिफरेंट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह का डिफरेंस हमें कहाँ से पता चलता है? नवमांशा से। और नवमांशा और लगन कुंडली को दृष्टिगोचर करके आप ये बता सकते हैं कि पत्नी पति के बारे में किस तरह का अंदरूनी विचारधारा रखती है और लोगों के सामने किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करती है। बहुत ज्ञान की बात है ये तो, और इससे तो एक तरह से एक सीक्रेट ओपन होने वाली बात है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। दर्शकों, हम लोग एस्ट्रो टेम्पल की तरफ से एक पूरी सीरीज जो है शुरू करने जा रहे हैं गुरुजी, और हम जो एक प्रकार से इंटरव्यू होंगे जो कि ज्योतिष के विषय को उठाएंगे, और ये एजुकेशनल वीडियोस हैं एक प्रकार से। इसमें आपको ज्योतिष से संबंधित बहुत गूढ़ रहस्य आपको मालूम लगेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।